में जब वो एज ए प्रिंस थे तभी से अपना लोहा मनवा चुके थे, तभी से उनकी इज्जत वगैरह खूब बढ़ी हुई थी। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा जी थे वो अफीम ज्यादा पिया करते थे, अफीम ज्यादा लिया करते थे। एक दिन अफीम की पीनक में मेहरानगढ़ की खिड़की के अंदर बैठे हुए थे, मालदेव गया, मालदेव ने जाके धक्का दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो मालदेव था अपने पिता को मार के राजा बना था। ज्यादातर अपने इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार भी किया, पर फिर कई इतिहासकार कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता, यदि कोई ऐसे पितृघाती होता तो शायद बाकी सामंत उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं रहा होगा। पर फिर भी कोई पूछे मार के राजा बना था, अफीम खाया करते थे पिता, ज्यादा अफीम की पीनक के अंदर ही बैठे थे जाके। अब महादेव तो ये कहता है मैंने तो चरण स्पर्श किए थे जाके, और लोग कहते साहब कोई चरण स्पर्श नहीं किए, जाके धक्का दिया था नीचे जाकर। अल्लाह जाने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर कुछ कुछ बात ऐसी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बातें हुई थी। और यहाँ पर कोई एक झाला था जैत सिंह, और इसकी एक बेटी थी स्वरूप दे, झाली रानी थी, और स्वरूप दे की शादी मालदेव के साथ हो चुकी थी। उसकी जो स्वरूप दे की छोटी बहन थी जो मालदेव की साली थी, मालदेव को वो और पसंद आई, मालदेव ने कहा मैं इससे भी शादी करूंगा। वो लोग शादी करना नहीं चाहते थे, उन्होंने गुपचुप मेवाड़ वाले उदय सिंह के पास मैसेज किया कि भाई तुम आके यहाँ पे शादी कर लो। तो दो दो बातें याद ही रखना आप। तो कहते हैं कि वो उदय सिंह आया और उदय सिंह यहाँ से आके शादी करके चला गया था। तो एक तो उस झाली रानी की वजह से मालदेव और उदय सिंह में बननी बंद हो गई थी। पर एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि जब स्वरूप दे खुद भी नहीं चाहते थे कि भाई मेरी छोटी बहन की शादी भी और मेरे पति के साथ में हो जाए। हालांकि पहले राजा महाराजाओं में से शादियां हुआ करती थी, पर वो खुद नहीं चाहती थी। तो कहते हैं कि उसको पता था कि भाई उदय सिंह की बारात आएगी, और ये वहां पे कुंभलगढ़ के पास में जाके वहीं शादी कर दी थी उसने जैत सिंह। तो जब वो अपनी बहन को गिफ्ट दे रही थी, तो सोने के गहने वहने गिफ्ट दे रही थी, तो कहते हैं गिफ्ट में वो सोने वाला जो डिब्बा था, गहने वाला जो डिब्बा था, वो तो दिया नहीं गया पैकेट उससे, और एक वो दूसरा डिब्बा था वो पकड़ा दिया। उस दूसरे डिब्बे में राठौड़ों की जो कुलदेवी नागिनी ची माता उनकी मूर्ति थी। जब झाली रानी की शादी उदय सिंह के साथ हो गई, उन्होंने जब वो गिफ्ट वाले पैकेट खोले तो उसमें नागिनी ची माता की मूर्ति निकली, और उदय सिंह ने बड़ा सम्मान किया उनका। कोई बात नहीं भाई, माता जी की मूर्ति निकली है। तो उदयपुर के अंदर बाद में मंदिर वगैरह बनवाया था, तो उदयपुर में भी नागिनी ची माता का मंदिर है, वहां पर भी उनके नवरात्रों में पूजा वगैरह होती है। तो वो कोई दिमाग में कभी आएगा उधर मंदिर कैसे, तो झाली रानी के साथ में वो गिफ्ट के अंदर नागिनी ची माता की मूर्ति चली गई थी, इसलिए उदय सिंह ने बाद में बनवा दिया था। फिर मैंने जब उदय सिंह पढ़ाया तब मैंने बताया था कि अजमेर वाला जो हाजी खान था, हाजी खान पठान पर मालदेव अटैक करता है। जब मालदेव अटैक किया तो उदय सिंह ने साथ दिया, और उदय सिंह ने साथ देकर हाजी खान पठान को जितवाया, मालदेव की सेना वापस लौट गई। लेकिन बाद में उदय सिंह ने, मैंने बताया था कि हाजी खान पठान के पास में एक महिला थी, रंग राय नाम की एक महिला थी, और उसने वो मांग ली। हाजी खान ने मना किया तो उदय सिंह ने इधर अटैक किया। इस बार मालदेव खार खाया हुआ था, तो इस बार मालदेव ने हाजी खान पठान की सहायता कर दी थी। तो शुरुआत में उदय सिंह के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बाद में उदय सिंह के साथ में रिलेशन खराब हो गए थे। और मैंने युद्ध बताया था इनके साथ, वो हरमाड़ा का युद्ध। अब की बार लो हुमायूं के साथ में क्या रिलेशन थे, हुमायूं के साथ में रिलेशन पड़ता है कि, सुनना थोड़ी सी बात। हुमायूं दिल्ली का मुगल बादशाह था। दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की स्थापना किसने की? बाबर। 1526 में पानीपत वाले पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर यहाँ पर स्थापना करता है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ होने के बाद में अगला जो राजा बना, मुगल बादशाह जो बना, वो बाबर का बेटा हुमायूं था। कई साल तक तो स्थितियां ठीक चली, 10 एक साल तो। फिर अपने इधर बिहार वाली साइड के अंदर और एक राजा हुआ करता था, शेरशाह सूरी। हुमायूं में और शेरशाह सूरी में आपस में लड़ाइयां हुई, दो युद्ध होते हैं इनके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं वर्सेस ये शेरशाह सूरी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इनके बीच में युद्ध हुए। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1539 और 40 के अंदर चौसा और बिलग्राम के युद्ध होते हैं इनके बीच में, और दोनों युद्धों के अंदर हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार गया तो शेरशाह सूरी जो कभी बिहार का एक राजा हुआ करता था, उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली आगरा पे कब्जा कर लिया तो हुमायूं वहां से भागा, और हुमायूं भाग के इधर सिंध की तरफ, अब बक्कर की तरफ, यहाँ पे बक्कर नाम की जगह थी, उधर आ जाता है। इधर मालदेव को ये बात पता चली कि साहब हुमायूं उधर घूम रहा है, हुमायूं उधर घूम रहा है, तो उसने हुमायूं के पास में मैसेज करवाया कि हुमायूं तो शेरशाह सूरी के खिलाफ उधर घूम रहा है, मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, 20,000 सैनिक भेज दूंगा और अपने साथ में मिलकर लड़ लेते हैं। पर हुमायूं के दिमाग में उस समय दूसरी चीजें थी। हुमायूं उस समय सिंध में एक जगह पर ठट्टा, ठट्टा के राजा की हेल्प लेके गुजरात जीतने की कोशिश कर रहा था। हुमायूं के जीते भाई थे, वो हुमायूं को उस टाइम मदद कर रहे थे, तो हुमायूं को लगा यार इस मदद की अपने को आवश्यकता नहीं। पर इतने में चक्कर घुमा और भाइयों ने भी सहायता वगैरह करनी बंद करनी शुरू कर दी, और उधर वो गुजरात जीत वाला उसको त्यागना पड़ा। तो उसको थोड़े दिनों में याद आया कि यार मालदेव ने अपने पास में मैसेज किया था कि मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ। तो हालांकि उसने इस चक्कर में साल 1.5 साल लगा दिए थे। ये 1540 की बात है, फिर वो 1542 के अंदर इधर मालदेव के पास में सहायता लेने के लिए आता है, और वो इधर मालदेव के पास में आया, और अपने फलोदी के पास में एक जगह पड़ती है जोगी तीर्थ, अपने कुछ दूत, अपने कुछ एम्बेसडर भेजे कि भाई मेरी सहायता करो। तो कहते 3 दूत भेजे थे उसने। 3 दूत कौन कौन है, तो ये नाम लिखे, देखो ये नाम याद रखना, मीर समंद, रैमल सोनी और अतका खां। सीरीज भी याद रख लेना, नाम भी याद रख लेना। पहले मीर समंद को भेजा गया, उसने आगे बातचीत की मालदेव से, फिर उसने रैमल सोनी को भेजा, और उसके बाद उसने किसको भेजा? अतका खां को भेजा। इस बार भी मालदेव तैयार, मालदेव ने सीधे सीधे कहा अभी लड़ाई तो नहीं करेंगे, एक बार हुमायूं यहां से बीकानेर चला जाए, बीकानेर कूल होगी तो हुमायूं को कह देना कि मेरे को मिस कॉल कर दे, मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाऊंगा। और कहते हैं कि मालदेव ने हुमायूं के लिए खूब सारे गिफ्ट भेजे थे, उसके लिए सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स भेजे खूब सारे उसको, और कहा चिंता ही मत करे, मैं एकदम सहायता करने के लिए तैयार। दूत गए और दूतों ने जाके बताया हुमायूं को कि साहब हम मालदेव के पास गए थे, क्या आदमी है यार। उसने कहा साहब पक्का तैयार हूं। हमने कहा और कि शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता करिए। उसने कहा ओ किसी खिलाफ हो, एक बार जाके बीकानेर रुको, आपके पास रुकने की जगह नहीं है तो बीकानेर मेरा ही है, और फिर जब भी लड़ाई करनी हो तो हम लड़ाई भी कर लेंगे। पर सर एक छोटी सी दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत है? कि जब हम जोधपुर मालदेव से बात करने के लिए गए थे ना कि हमें शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता चाहिए, हम हुमायूं के आदमी हैं, तब जोधपुर में एक दूत और आया हुआ था, एक एम्बेसडर और आया हुआ था। हुमायूं ने पूछा वो कौन था? सर वो शेरशाह सूरी का एम्बेसडर था, शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या करने आया था? कि वो ये कहने आया था कि हुमायूं को सहायता नहीं देनी है। तो मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया? सर ये तो नहीं पता।
उसके साथ अलग रूम में बात की थी, हमारे साथ अलग रूम में बात की थी, तो हमें तो नहीं पता। अब हुमायूं टेंशन में गया, क्या क्या हुमायूं थोड़ा पढ़ाकू आदमी था, सारा दिन पढ़ता रहता था। कहते हैं हुमायूं की तो आखिर में मृत्यु जब वो अपने पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था तो गिरने की वजह से हुई थी, कि पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा था, लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके जो लाइब्रेरियन हुआ करते थे उनका नाम था मुल्ला सुर्ख, और वो उनके पास गया, मुल्ला सुर्ख के पास गया, लाइब्रेरी में बैठता था तो उनके साथ ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी रही होगी, और उनको जाकर, क्या मुल्ला जी ये बात है, ऐसे ऐसे अपने वाले दूत आए, उन्होंने ये मैसेज दिया, आपको क्या लगता है कि मालदेव अपने साथ धोखा कर रहा है या उधर शेरशाह सूरी के साथ धोखा कर रहा है? डबल गेम तो खेल रहा हो, किसके साथ खेल रहा है ये तो बताओ आप। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि अपने साथ कर रहा है, और अपने को यहां से भाग जाना चाहिए। क्या पता आपको? कहा मैंने इस आदमी की हिस्ट्री पता लगाई है, इसने अपने पापा को नहीं बख्शा, अपने जो भाई बंधु राठौड़ थे उनको नहीं बख्शा, आसपास वाले दूसरे कोई सहयोगी थे उनको नहीं बख्शा, तू तो लगता ही क्या इसका। और ये इसने शेरशाह के पास ये मैसेज भेजा है कि शेरशाह तुम चिंता ही मत करो, मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूँ, बीकानेर जाते मेरे आदमी इसको पकड़ लेंगे और फिर तू आगे हुमायूं को यहाँ से ले जा। वो इनको क्या बात करते हो, तो अब क्या करें? तूने आप चप्पलें हाथ में लो यहाँ से। कहते हुमायूं तो बेचारे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हुमायूं यहाँ से भाग गया, और उसने ठेठ पाकिस्तान में सिंध के अंदर एक जगह पड़ती है अमर वीर साल सोढ़ा, उन वीर साल सोढ़ा के पास में जाके शरण ली थी, फिर वहीं रहता था, वहीं अकबर का जन्म हुआ था। फिर वहां से आगे ईरान की तरफ चला गया था, फिर फाइनली ईरान वालों की सहायता लेके वापस आता है, वापस हिंदुस्तान पे कब्जा करता है। पर हुमायूं के पास में ये मौका आया था उस टाइम, या मालदेव के पास में मौका था कि हुमायूं और मालदेव दोनों मिलते और मिलकर शेरशाह सूरी का सामना करते, या मिलकर शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ लेते। परंतु दोनों एक तरीके से मौका चूक गए। मौका कैसे चूक गए? कि मालदेव ने भी थोड़ा, मतलब उसको अति सक्रियता दिखानी थी, थोड़ी सी ओवर एक्टिवनेस दिखानी थी, कि वो खुद जाता चला के हुमायूं के पास खुद चला जाता, उसे बैठ के ढंग से बातचीत करता। जब आप एम्बेसडर के माध्यम से बातचीत करते रहते हो तो एक बात दूसरे को कही वो तीसरे के पास पहुंचे, तब तक बहुत अंतर आता है। आप आमने सामने बैठ के बात करते हो शायद ज्यादा अच्छे से बात कर सकते थे, हुमायूं को ढंग से आप एश्योर कर सकते थे कि हम तेरी सहायता करेंगे। फिर हुमायूं वो तो खुद कानों का कच्चा निकला, और यदि थोड़ा सा यूं डिप्लोमेट होता, थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ होता, तो इस बात को समझता कि यार मालदेव ने पहले भी तेरे पास समाचार भिजवाया था कि मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। और यदि मालदेव हुमायूं को पकड़ के शेरशाह को देना ही चाहता है, तो जब हुमायूं जोगी तीर्थ में रुका हुआ था तब हुमायूं के पास में बहुत थोड़े से फौजी थे, और हुमायूं की इतनी औकात ही नहीं थी कि मालदेव यदि सेना भेज दे तो भाग जाए, भागने नहीं देता। उसने अपने रास्ते से इजीली जाने दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मालदेव का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हुमायूं के प्रति है। परंतु शेरशाह उधर शक्तिशाली हो रखा था, मालदेव के कुछ जो भाई थे वो उधर शेरशाह के पास बैठे हुए थे, तो शायद उस टाइम उस कंडीशन के अंदर नहीं था कि वो शेरशाह सीधा सीधा पंगा ले ले। तो एक बार कह रहा था कि यार वेट एंड वॉच, अपना टाइम आएगा और तुम एक बार बीकानेर जाओ और वहां पर चल के अपने बातचीत करते हैं। परंतु इतिहास तो शब्द को महत्व नहीं देता कि ऐसा हो जाता तो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। और कालांतर के अंदर हम आगे अभी और पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी बाद में मालदेव पे अटैक कर देता है और मालदेव को हरा देता है। परंतु यहाँ पर यदि मालदेव और हुमायूं थोड़ी सी समझदारी दिखाते, थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखा देते, तो हुमायूं को जो इतने साल भटकना पड़ा था भटकना नहीं पड़ता, और मालदेव को शेरशाह से जो हार का सामना करना पड़ा था वो हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो याद, इसके बाद अपने मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ में क्या संबंध रहे थे। अच्छा, अब जब इधर आपके दिल्ली के अंदर अब शेरशाह सूरी है, हुमायूं तो भाग चुका है, और इधर अपने राजस्थान के अंदर बड़ा राजा कौन बना हुआ है? मालदेव। स्वाभाविक सी बात थी कि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होगी। क्या कारण है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई की? क्यों होनी चाहिए इनके बीच में लड़ाई? सब जानते हैं, अपने गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, पाली में जेतारण के पास में, सुमेल की पहाड़ियां हैं, गिरी का मतलब पहाड़ी होता है, तो इसे आप जेतारण का युद्ध भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ जेतारण या बैटल ऑफ गिरी सुमेल। जब हुआ था उस युद्ध से थोड़े दिन पहले कुंपा ने और मालदेव के पास आ गया था, वापस जोधपुर आ गया था, और मालदेव ने उससे पूछा कि भाई तू वापस जोधपुर क्यों आ गया? तो उसने कहा कि साहब ये हुआ, मैं वापस तो इसलिए आ गया हूँ क्योंकि वहां बीकानेर में मेरा मन नहीं लगता, बीकानेर में मेरा जी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया, मैं यहीं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर मैंने उसने कहा, मैंने सुना है कि उधर से शेरशाह सूरी हमला करने वाला जोधपुर पे, और मेरे पैतृक राज्य पे कोई हमला करे तो मैं बीकानेर बैठा रहूँ, ये तो बात गलत है, तो मैं तो यहाँ जोधपुर में आपके साथ रहूंगा और आपके साथ में लड़ूंगा। और शेरशाह का मालदेव ने कहा शाबाश, ये होना चाहिए, ये मादा आदमी। अब साहब यहाँ पे गिरी सुमेल में दोनों की आमने सामने सेना आगे बैठ गई, इधर मालदेव की सेना बैठी, उधर शेरशाह सूरी की सेना बैठी। शेरशाह सूरी के साथ में बीकानेर और मेड़ता वाले और थे साथ के, सेना बड़ी, मालदेव की सेना खूब बड़ी, और शेरशाह सूरी को डर लगी। शेरशाह सूरी को लगे यार ये मरा है। मैंने बताया था कि मुसलमान राजा जितने होते थे उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, और शेरशाह सूरी ने अपने जो गुप्तचर थे उनसे पता लगवाया मालदेव के बारे में, पता चला कि जब आज दिन तक इसके सामने जो कोई है इसने भगा भगा के मारे, और इन कल्याणमल वीरमदेव की इसने हालत खराब कर दी थी, इन दोनों राज्य पे इसने कब्जा कर रखा। कल्याणमल वीरमदेव उधर से शेरशाह कह के लाए थे कि अपने तीनों लड़के मिलेंगे, कल्याणमल ने कहा मुझे बीकानेर दिलवा देना, वीरमदेव ने कहा मुझे मेड़ता दिलवा देना, शेरशाह ने कहा मुझे क्या मिलेगा, आप सब जोधपुर रख लेना, जोधपुर आपका ही। अब शेरशाह ने उन दोनों को बुलाया, और शेरशाह ने बुलाकर तुम क्या कर रहे थे, एक बार फॉर्मूला तुम्हारे वाला दोबारा बताना। कल्याणमल ने कहा सर मैं बीकानेर, वीरमदेव को मेड़ता, आपको जोधपुर। उसने कहा ऐसा नहीं लगता कि तीनों को मार के दिल्ली आगरा पे और कब्जा करे, और तुम फंसा दिया यार मेरे को चारों तरफ से लाके यहाँ पे। पर शेरशाह सूरी के लिए कहते हैं कि शेरशाह सूरी में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जितनी चालाकी थी, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी के अंदर। और उसने कहा मुझे अब दिमाग लगाने दो, और अब यूं बाहुबल से ये तो नहीं जीता जाएगा, तो कोई युक्ति भिड़ानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और कहते हैं कि उसने 4-5 अपने बंदे लिए, और उन बंदों को अच्छी अच्छी ढाल दी। ढाल समझते हो? तलवार, ढाल, तलवार चलाने के लिए ढाल जो रोकने के लिए होती है, ढालें दी। कहा व्यापारी बनो, और व्यापारी बन के जहां मालदेव के कैंप लगे उन कैंपों के अंदर जाओ, ये ढालें बेच के आओ, और साथ के अंदर ये मेरी 2 एक पर्चियां ये वहां पे गिरा के आ जाना, उनका साथ ठीक कर देंगे। और अगर डाउट नहीं होना चाहिए, पर्ची ऐसी जगह गिरनी चाहिए जहां मालदेव को दिख जाए और ये भी नहीं पता चलेगा आपने डाली होगा, पक्का ही पता नहीं चलने देंगे। गए साहब वो जाके जहां कैंप लगे थे वहां का अच्छी ढाल ले लो, अच्छी ढाल ले लो। अब युद्ध के टाइम में ढाल तलवारों की आवश्यकता किसको नहीं हो? मालदेव ने कहा इधर बुलाओ, इधर
बुलाया, बुला के कहा भाई क्या है, उनका हमारे पास तलवार और ढाल अच्छी दिखाओ कैसी है। उन्होंने दिखाई, वास्तव में अच्छी अच्छी ढाल और तलवार थी। उसने अपने सारे सेनापति बुलाए, जेता, कुंपा, बाकी जीते और थे, सबको बुलाए और कहा भाई देखो ढाल तलवार की तो जरूरत सबको पड़ेगी, तो क्यों ना आप इसे ढाल तलवार खरीद लो। और सबको दिलवा दी, किसी ने कहा मुझे 100 दिलवाओ, 200 दिलवाओ, 400 दिलवाओ, सबको दिलवा दी। पेमेंट किया मालदेव ने उनका। सारे सेनापति अपने अपनी ढालें तलवारें लेके कैंप के अंदर चले गए। वो व्यापारी उठ के चले गए और उठने से पहले उन्होंने वो 2 ही पर्चियां वहां पे डाल दी। और जब उठ के चले गए तो मालदेव ने देखा यार ये पर्चियां कहां से आई, ये तो पहले तो नहीं थी। मालदेव ने पर्चियां उठा के देखी, पर्चियों के अंदर जैसे लिखा हुआ था कि जैसे पर्चियां यूं थी कि शेरशाह सूरी ने पर्चियां जेता कुंपा के लिए भेजी है, पर गलती से उनसे यहां गिर गई। और उन पर्चियों के अंदर लिखा हुआ था जेता कुंपा की तरफ से कि शेरशाह सूरी तुम चिंता मत करो, कल जैसे ही मालदेव युद्ध के अंदर आएगा हम मालदेव को पकड़ेंगे और मालदेव को पकड़ के तुम्हें सौंप देंगे। कि जेता कुंपा ने लेटर उसको लिखे ऐसे भेजे थे और शेरशाह ने वापस लिखे भेजा कि हाँ ठीक, अपनी डील पक्की और मैं जीत गया तो बाद में तुम्हें मारवाड़ का राजा बना दूंगा। अब मालदेव ने जैसे ही पर्चियां पढ़ी उसका दिमाग खराब, उसको लगा कि यार नमक हरामी हो रही है अपने साथ में, तो अपने लोग अपने खिलाफ। और उसने अपने बाकी सामान, जेता कुंपा को छोड़ के जो बाकी सामान थे उनको बुलाया, उनको कहा कि गो बैक, वापस चलो। उसने सोचा जब यार लड़के मरना ही है तो मैं यहाँ गिरी सुमेल में नहीं लड़ूंगा, तो मैं वापस जोधपुर जाके लड़ूंगा। एक बात और लो बीच, कहते हैं कि जब शेरशाह की सेना आने के समाचार मिले थे भाई शेरशाह की सेना लड़ने के लिए आ रही है, तो मालदेव ने वहां बैठ के कहा था भाई आपने कहां युद्ध लड़े, तो जेता कुंपा ने कहा था कि युद्ध गिरी सुमेल के पास लड़ा जाए। क्यों, तो उन्होंने कहा वो ये जेतारन वाली जगह जेता के नाम से ही है, तो उसने कहा वो वाली जमीन हमारी है और वहां पर हम व्यवस्था अच्छी कर देंगे, खाने पीने के हथियारों की सब व्यवस्था हम अच्छी कर देंगे। तो मालदेव के दिमाग में आया अच्छा जेता उस दिन कह रहा था कि उस जमीन पर मैं व्यवस्था अच्छी कर दूंगा, तो व्यवस्था यह है कि मुझे पकड़ के शेरशाह को सौंप दो। और ये कुंपा, मैं इसको बीकानेर छोड़ के आया था और मैंने इसको कहा था तू वापस क्यों आ गया, तो इसने कहा मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, आपको साथ देना चाहता हूं। नहीं नहीं, इनकी तो प्लानिंग भाइयों भाइयों की है दूसरी। और उसने अपने बाकी सबको कहा ये देखो साहब ये नमक हरामी है, इन्होंने हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, बिट्रेल किया है और अपने को वापस यहाँ से चलना चाहिए। बाकी सारे सामान चले गए। जेता कुंपा ने खूब सौगने खाई, उन्होंने कहा तू कहे उसकी सौगने, और हमने ऐसा नहीं किया है, राइटिंग चेक कर ले यार हमारे साइन नहीं है ये। पर अब मालदेव नहीं माना तो नहीं माना, तो जेता और अब बाकी सारी जनता जो बाकी सारे सामान वो यूं थू थू करे और वो जेता कुंपा की तरह अरे यार कोई अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है ऐसे, कोई अपने राजा के साथ ऐसे धोखाधड़ी कर सकता है और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, वैसी बातें कर। जेता कुंपा को ये बातें बड़ी यूं चुभी और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमारे पर इतना बड़ा क्लेम किया आपने, इतना बड़ा आरोप लगा दिया हमें, तो कल हम लड़े। केवल 12,000 फौजी उनके पास में थे और दूसरे दिनों 12,000 फौजी शेरशाह सूरी की 80,000 की फौज से लड़े थे। क्या बेहतरीन युद्ध लड़ा उन लोगों ने, शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। पर कहते हैं मुस्लिम राजाओं में एक अच्छी विशेषता और थी कि मुस्लिम राजा हमेशा रिजर्व आर्मी रखा करते थे, एक आर्मी पीछे और रखते थे, जबकि अपने यहाँ के जो राजा थे वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी एक साथ झोंक दिया करते थे। शेरशाह सूरी की जो रिजर्व आर्मी थी उसका सेनापति था जलाल खान जलवानी, वो और जेता और कुंपा अपने 12,000 साथियों के साथ उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन वो अपना नाम इतिहास के अंदर अमिट कर गए कि केवल 12,000 योद्धा अपना कलंक उतारने के लिए उस 80,000 की फौज से लड़ गए थे और एक बार तो लगभग युद्ध जीत गए थे। और कहा तो यहां तक जाता है कि शेरशाह सूरी भले युद्ध जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद भी उसके मुंह से निकला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता है। कि आज मैंने एरिया जीत तो लिया है, लेकिन जीतने के बाद मिला क्या, ये जोधपुर का इलाका जहां पर होता क्या है, मुट्ठी भर बाजरी। यदि हार जाता तो यार दिल्ली और आगरा जो मेरी हिंदुस्तान की बादशाह है उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते। तो याद रखना कि किस युद्ध के बाद में ऐसा कहा गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में, जेतारन के युद्ध के बाद में, जो 5 जनवरी 1544 को मालदेव के पीछे हटने के बाद उसके 2 सेनापतियों जेता और कुंपा की मात्र 12,000 की फौज ने शेरशाह सूरी की विशाल 80,000 की फौज के साथ में युद्ध किया था। तो ये सारी बातें भाई याद रखना। कौन टुकड़ी लेके आया पीछे, इसका नाम याद रखना, जलाल खान जलवानी टुकड़ी लेके आया।